हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हल इस वीडियो के माध्यम से, अर्थात मासिक आंकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान का हम पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों का हल सहित यहाँ पर आपको PDF दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए पेपर का हल करना शुरू यहाँ पर करते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपके आंसर यहाँ पर मासिक असाइनमेंट है यहाँ पे, तो असाइनमेंट आपके आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भौतिक विज्ञान यहाँ पर जो दिया गया है आपका कक्षा 11वीं का, आपको इसको हल करने के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका यहाँ पर 25 मिनट का रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनको देख लेते हैं। क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक यहाँ पर सामने इनके दिए गए हैं। जो भी चित्र यहाँ से संबंधित हैं उनको भी आपको यहाँ पर अच्छे से बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन पहला, तो एक एक अंक का दिया गया आपका खंड आ। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक हल्के और भारी पिंड के संवेग समान हैं, उनमें से किसके पास अधिक ऊर्जा होगी। यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा किसके पास होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर ये लिखा हुआ है नीचे, तो अच्छे से नोट डाउन इसको कर लीजिए। इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, जूल को परिभाषित करना है। एक जूल को परिभाषित करना है। देख लीजिए, जब किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया, इसको देख लीजिए। अभिकेंद्री बल क्या होता है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर वृत्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु पर मार्ग के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। यदि द्रव्यमान m की वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर भी वेग से गतिमान हो तो अभिकेंद्री बल F बराबर क्या होता है आपका mv²/r। ठीक है, यहाँ पर F दिया है बल, m दिया है द्रव्यमान, v दिया है आपका वेग और r दिया है आपकी रेडियस, यानी जिसके गोलाकार वो चक्कर लगा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम, खंडवा दिया है आपका। तो खंडवा में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रत्येक अंक के लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा चौथा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पर दी गई है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये रहा हमारा इसका आंसर। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर 1/2 m × v² - u²। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये कोष्टक में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का अंतिम वेग और u यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा क्या दिया गया है। पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिए। तो पाँचवा क्वेश्चन दिया है, गाड़ियों में मडगार्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मड का मतलब समझ लीजिए, मड का मतलब होता है कीचड़ और गार्ड का मतलब होता है उससे रक्षा करने के लिए। तो कीचड़ या पीछे से जो चढ़ने वाला धूल वगैरह कण होते हैं उससे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं इसको। क्या दिया है, साइकिल में मडगार्ड इसलिए लगाया जाता है, यानी मोटरसाइकिल जिसमें भी है लगाया जाता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के कारण तेजी से घूमने साइकिल के पहिए कीचड़ के कण को ऊपर की ओर स्पर्श रेखा की दिशा में फेंकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चलती हुई साइकिल या स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल के पहिए यदि कीचड़ से ये गुजरेंगे तो अभिकेंद्री बल के कारण कीचड़ को स्पर्श रेखा की गति में फेंकेंगे। ऐसी स्थिति में कीचड़ के कण साइकिल सवार या जो आसपास के गुजर रहे लोगों के ऊपर गिर सकते हैं। साइकिल का यहाँ पर लगा हुआ है, साइकिल पर मडगार्ड लगाने से वह कीचड़ मडगार्ड द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे कि जो साइकिल सवार है उस पर कीचड़ नहीं आता है और उसके ऊपर कोई भी गंदगी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या दिया गया, छठवां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 अंतर लिखने थे, तो 2 अंतर देख लीजिए। यहाँ पर प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठनों के बीच में अंतर लिखना है कोई 2। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आंसर देख लीजिए क्या दिया है। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ संगठन दिया है, यहाँ पर अप्रत्यास्थ संगठन। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। तो यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से इसको वीडियो को मैं यहाँ पर इसका आंसर लेकर आपको दिखा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन दिया हमारा 7। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लीजिए। द्रव्यमान केंद्र की
परिभाषा कीजिए, यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। किसी द्विकर्ण प्रमेय यानी निकाय के द्रव्यमान के लिए केंद्र के लिए व्यंजक यहाँ पर आपको निकालना है। जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तब उसका कोई बिंदु पर इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो, तो इस बिंदु को निकाय द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये निकाय का द्रव्यमान कहा है आपका, दो कणों का निकाय का। तो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ये दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। तो ये लिखा है, आपको मान लेना है इस प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है इसका। तो ये रहा आपका डायग्राम इसका 3D, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। ये अक्ष हैं आपके, यहाँ पर ये आपका ये इस प्रकार से आपके द्रव्यमान में दिए गए हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, यानी द्रव्यमान केंद्र का। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से, ये लिखा है आपका, आशा है कि नोट कर लिया होगा आपने। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है यानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया यहाँ पर, एक ट्रक और एक कार एक ही गतिज ऊर्जा से सीधी सड़क पर गतिमान हैं यानी गति कर रहे हैं, उनके इंजन एक साथ बंद हो जाते हैं, कौन कम दूरी तय करेगा यानी जल्दी रुक जाएगा। तो समझाना है यहाँ पर और क्यों, ऐसा क्यों होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये रहा आपका फार्मूला, यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है आपका हाफ mv²। तो ये होता है आपका हाफ mv² का फार्मूला होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पहले के लिए है और ये दूसरे के लिए है, इसलिए 1 और 1 दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 दिए हैं। तो यहाँ पर m द्रव्यमान और v1 वेग है जो ट्रक के द्रव्यमान का है और वेग के लिए है। इसके बाद कार का देखेंगे तो ये द्रव्यमान m2 और v वेग है v2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m1 जो ट्रक है, ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है कार से, ठीक है। तो इसके आगे देखेंगे तो ये रहा आपका, दोनों द्रव्यमान होते हैं यहाँ पर बड़े। तो ट्रक का वेग कम होने के कारण ट्रक कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रक का जो वेग है वो कम होने के कारण यहाँ पर जो ट्रक है कम दूरी तय करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेग है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो वजन ज़्यादा लगता है, इस वजह से क्या होता है, हमारा वेग है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका किसकी यहाँ पर दूरी कम तय करेगा, तो ट्रक करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रोड रोलर दिया गया है यहाँ पर, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, रोड रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे। तो ये दिया गया है आपका, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा इसे। तो यहाँ पर दिया गया है, चित्र में रोल रोलर को धकेलना या खींचना प्रदर्शित किया गया है। रोल रोलर पर यहाँ पर बल लगा देते हैं। तो कौन सा रोल रोलर यहाँ पर होता है, रोड रोलर बोलते हैं इसे। तो रोलर का भार W ऊर्ध्वाधर खींचने की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल दिए गए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया आंसर। इसके बाद ये देख लीजिए, इसका ये दिया गया है आपका, ये ढकेलने के लिए आपका यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका लुढ़काने के लिए या खींचने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम दिया है। ढड़काने यहाँ पर लुढ़कते समय का है और ये आपका खींचते समय का है, ठीक है। तो इसका दिया है ढकेलते समय और खींचते समय आपके इसके डायग्राम बने हुए हैं। तो देख लीजिए, ढड़कते समय आपका यहाँ इस प्रकार से होगा, घर्षण बल होगा अलग से। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया, उपयुक्त से स्पष्ट है कि ढकेलने की अपेक्षा खींचने में लगने वाला घर्षण बल का मान कम होता है। तो यहाँ पर रोड रोलर जो होता है आपका, उसको ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर ज़रूर पूछ लेना है आपको, और इसके संबंध में आपको यहाँ पर जो त्रैमासिक पेपर हैं उनका भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो उनका भी आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले नेट बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगने वाले नेट बल को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी अपरिवर्तित रहता है। इस वजह से उसका जो त्वरण होता है वह भी सिर्फ बल पर निर्भर करता है। तो बल को दोगुना करने पर त्वरण भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो खंड सा है यहाँ पर, उसको देखेंगे। 4 नंबर के आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको देख लीजिए। सर्पी घर्षण और लौटने घर्षण किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, पहले लौटने का और सर्पी घर्षण को समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर किताब है, तो यहाँ पर किताब है और यहाँ पर जो नीचे रखी हुई है फर्श पर, ठीक है। यहाँ पर किताब कहाँ पर रखी हुई है आपकी, तो फर्श पर रखी हुई है। मैं यहाँ पर फर्श को नीला कर देता हूँ, तो नीले से कर दिया, ये फर्श है आपका और ये ऊपर वाली आपकी किताब हो जाती है। तो यहाँ पर ये किताब है और ये फर्श है, ठीक है, यानी आपका फ्लोर। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये किताब है आपकी। आपको इसको इधर बांध के अगर ऐसे इस साइड को आप खींचेंगे तो इसे बोलते हैं, तो ये सरकेगी। क्या होगी, ये सरकेगी, आगे को खचोलेंगे आप, यानी खींचेंगे तो ये सरकती है। सरकती है तो इसी को हम बोलते हैं सर्पी घर्षण। क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। और यदि आप इसको लुढ़काते हुए, जैसे सिलेंडर है तो आप उसको लुढ़काएंगे यानी ढकेलेंगे तो वो लुढ़कता हुआ जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम क्या, लौटनिक घर्षण। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको समझना है। तो आइए अब आगे देखते हैं इनके अंतर क्या दिए गए, अंतर देख लेते हैं। तो सर्पी घर्षण और लौटनिक घर्षण में यहाँ पर अंतर दिए हैं, आपको 4 लिखने हैं। तो पहला हमारा अंतर क्या दिया है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर फिसलती है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर फिसलाया जाता है, तो उनके संपर्क तलों पर के मध्य जो कार्य करने वाला घर्षण बल होता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। इसके बाद जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को यहाँ पर लौटने घर्षण कहा जाता है। सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण का मान लौटने घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को खींचना बहुत कठिन होता है जबकि किसी चीज़ को लुढ़काना आसान होता है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि यहाँ से जैसे आपके पास यदि कोई सिलेंडर है तो आप उसको खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि आप उस लुढ़काएंगे तो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा समतल पर। इसलिए लौटने घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। ये दूसरा हो जाएगा हमारा अंतर। इसके बाद तीसरा देखेंगे अंतर, 2 हम लिख चुके हैं यहाँ पर, यानी दूसरे का हमने लिख लिया है। तो अब यहाँ पर तीसरा देखेंगे, सर्पी घर्षण के में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सबसे दूसरी वस्तु को यहाँ पर संपर्क में रहता है जहाँ से वो फिसलते हैं, ठीक है। तो फिसलने वाला भाग यहाँ पर संपर्क में रहता है। लौटने घर्षण में ऐसा नहीं होता है, लुढ़कती हुई जो वस्तु है उसके भिन्न भिन्न भाग यहाँ पर जो ज़मीन है उसके संपर्क में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसके देखेंगे, उदाहरण के लिए दिया गया है बच्चे का स्लाइड द्वारा फिसलने की क्रिया, उदाहरण किसी गिलास का किसी पृष्ठ पर लुढ़कना। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एंड होते हैं सभी 11 क्वेश्चन के हमने आंसर देख लिए यहाँ पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेष सब्जेक्टों के यहाँ पर आपने हल नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इन पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।